हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी स्कोप यूपीएससी में। हम 2014 का जो जीएस पेपर है उसके प्रश्नों को देख रहे हैं। उसी क्रम में हमने अभी तक 52 क्वेश्चन को देख लिया है। इसके कुछ क्वेश्चनों को आज इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न पर जाने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग ये वीडियो सीरीज देख रहे हैं अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि क्या इम्प्रोवाइज़ किया जाए या किस प्रकार से डिस्कशन को और ज़्यादा इफेक्टिव बनाया जाए। तो चलते हैं अब प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण यह है कि विश्व तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक नहीं बढ़ना चाहिए। यदि विश्व तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर से 3 डिग्री सेंटीग्रेड से परे बढ़ जाता है तो विश्व पर उसका संभावित असर क्या होगा। इस पूरी बात का मतलब इतना ही है कि यदि विश्व का तापमान 3 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक बढ़ जाएगा तो इनमें से क्या हो जाएगा, वो हमें यहाँ देखना है। ये प्रश्न बहुत ही साधारण प्रश्न है जिसमें आपको 0% नॉलेज की आवश्यकता है। आपको कुछ भी नहीं पता है फिर भी आप इस प्रश्न को आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि इसमें स्टेटमेंट है वो इतने हार्श है कि आप इजीली उनको एलिमिनेट कर पाओगे। जैसे यहाँ पहला कथन है, स्थलीय जीवमंडल एक नेट कार्बन स्रोत की ओर प्रवृत्त होगा। दूसरा पॉइंट है, विस्तृत प्रवाल मृत्यता घटित होगी। तीसरा है, सभी भूमंडलीय आर्द्रभूमि स्थायी रूप से लुप्त हो जाएगी। तो जो जितनी भी आर्द्रभूमि है वो सब नष्ट हो जाएगी। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि 3 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाएगा तो सभी आर्द्रभूमि नष्ट हो जाएगी। जो आर्द्रभूमि ठंडे प्रदेशों के अंदर है वो आर्द्रभूमि तो वहाँ पर जो बर्फ पिघलने से और ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो नष्ट थोड़ी होगी। हालांकि जो आर्द्रभूमि है वो सिकुड़ सकती है वर्षा के पैटर्न में बदलाव के कारण और भी कई गतिविधियों के कारण, लेकिन यह कह रहा है कि पूर्ण रूप से नष्ट हो जाएगी, स्थायी रूप से। ये हो जाता है गलत। चौथा पॉइंट है, अनाजों की खेती विश्व में कहीं भी संभव नहीं होगी। ये बोला कहीं भी संभव नहीं होगी। ये कितना आर्ज स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर चौथा पॉइंट हो जाता है गलत। 3 और 4 को कैंसिल आउट कर देते हैं तो बचते हैं ए एंड बी। पहला पॉइंट तो सही है क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ने के कारण जो बर्फ पिघलेगी और बर्फ पिघलेगी तो वहाँ जमी हुई जो गैसें हैं वो बाहर निकलेगी। इसके कारण नेट कार्बन स्रोत है वो तो बढ़ सकता है। पहला स्टेटमेंट सही। दूसरा है, विस्तृत प्रवाल मृत्यता घटित होगी। हमने कल डिस्कस किया था प्रवाल भित्ति के बारे में, कोरल रीफ के बारे में। तो जब टेम्परेचर बढ़ता है तो जो प्रवाल है वो नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो एक तापमान के भीतर ही अपनी ग्रोथ कर पाते हैं, इसलिए जो प्रवाल है वो मर जाएंगे। तो आंसर हो जाता है बी। बहुत साधारण प्रश्न है, एक जनरल अंडरस्टैंडिंग से इस प्रश्न को कर सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारत के संप्रतीक के नीचे उत्कीर्ण भारत की राष्ट्रीय आद्रो शक्ति सत्यमेव जयते कहाँ से ली गई है। यहाँ प्रश्न कह रहा है कि जो भारत का जो चिन्ह है अशोक स्तंभ, अशोक स्तंभ के नीचे क्या लिखा हुआ है, सत्यमेव जयते लिखा गया है। यह जो सत्यमेव जयते हैं वह कहाँ से लिया गया है। यहाँ पर जो 4 उपनिषद दिए गए हैं उनमें से कौन से उपनिषद से यह आता है। तो इसका आंसर तो मुंडक उपनिषद होगा। अब हम थोड़ा ये जो उपनिषद है इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो सबसे पहले आंसर क्या था, मुंडक उपनिषद, उसके बारे में जान लेते हैं। मुंडक उपनिषद कौन से वेद से संबंधित है, अथर्ववेद से संबंधित है, याद रखना। इससे लिया गया है सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते कहाँ लिखा हुआ है, मुंडक उपनिषद के अंदर लिखा गया है। और ये मुंडक उपनिषद है ज्ञान मार्ग पर बल देता है। ब्रह्म सभी चीजों का आंतरिक स्व है, यह ऐसी बात करता है। जो ब्रह्म है वो सभी चीजों के अंदर है। कठोपनिषद है वो यजुर्वेद से संबंधित है। और नचिकेता व यम के बीच संवाद है वो कठोपनिषद में सम्मिलित है। जो कठोपनिषद है वह सेल्फ नॉलेज के बारे में, नॉलेज अबाउट आत्मा के बारे में और अल्टीमेट रियलिटी है उसके बारे में बात करता है। तीसरा था छांदोग्य उपनिषद, यह सामवेद से संबंधित है। और जो गायत्री मंत्र है कौन सा, ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम, वह गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है, छांदोग्य उपनिषद से लिया गया है। और यह बात करता है आत्मा एक है, इसका जो दर्शन है वो क्या है, आत्मा एक है। चौथा था ऐत्रेय उपनिषद। ऐत्रेय उपनिषद है ऋग्वेद से संबंधित है। ये तो बात होगी चारों उपनिषद की। अब एक वर्ड आता है वसुधैव कुटुंबकम। अभी G20 का जो समिट हुआ था उसमें भी ये वर्ड था, तभी ये सीडीएस में पूछा भी गया था। यूपीएससी ने सीडीएस के एग्जाम में पूछा था कि वसुधैव कुटुंबकम में वो कहाँ से लिया गया है। ये लिया गया है महोपनिषद से, जो महाउपनिषद है उससे लिया गया है। और जो महाउपनिषद है वह सामवेद व अथर्ववेद से संबंधित है। तो यहाँ इसका आंसर हो जाता है डी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न पूछा गया है कि भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख कहाँ किया गया है। बहुत ही साधारण प्रश्न है, डीपीएसपी के बारे में आपने पढ़ा होगा, राज्य की नीति निर्देशक तत्व। उसमें जो अनुच्छेद 51 है वो यही बात करता है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की। तो ये कहाँ से लिया गया है, राज्य की नीति निर्देशक तत्वों से लिया गया है। अब हम इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। प्रस्तावना है उसमें 5 शब्द हैं, गणराज्य, न्याय,
स्वतंत्रता, समता और बंधुता। गणराज्य वो कैसा है? संप्रभु, समाजवादी, पंचनिरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात करता है। स्वतंत्रता इंपॉर्टेंट, इसको हम भूल जाते हैं वैसे। तो किस प्रकार की स्वतंत्रता की बात करता है? ये करता है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की। समता दो प्रकार की, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। बंधुता है, उसमें है व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता। ये जो प्रस्तावना है उसके अंदर अच्छे से लिखा गया है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। बाद में जो डीपीएसपी था उसको देख लेते हैं हम। डीपीएसपी को 3 भागों में बांटा गया है। एक है सामाजिक, गांधीयन और लिबरल इंटेलेक्चुअल। सोशलिस्ट है, उसमें क्या आता है? आर्टिकल 38 है, वेलफेयर ऑफ स्टेट की बात करता है। आर्टिकल 39 प्रोटेक्शन ऑफ लिवलीहुड, रिसोर्सेज, हेल्थ आदि के बारे में बात करता है। 39A फ्री लीगल एड की बात करता है। 41 वर्क, प्रोफेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस की बात करता है। 42 जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन की बात करता है। आर्टिकल 43 सिक्योर लिविंग वेज के बारे में बात करता है। 43A है, वो करता है पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट। ये 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। और जो 47 है वो करता है न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात करता है। तो ये हो गए सामाजिक डीपीएसपी। अब गांधी में कौन से? 40 पंचायत की बात करता है। 43 है कोटेज इंडस्ट्री की बात करता है। 43B कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में बात करता है। ये जोड़ा गया था 97वें संविधान संशोधन के माध्यम से 2011 में। 46 है वो एम्पावरमेंट ऑफ SC ST एंड अदर वीकर सेक्शन की बात करता है। जो आर्टिकल 47 है वह नशीले पदार्थ आदि के बारे में बात करता है। आर्टिकल 48 है वो प्रोहिबिटेशन ऑफ स्लॉटर की बात करता है। और जो लिबरल इंटेलेक्चुअल वाले डीपीएसपी उसमें 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है। आर्टिकल 45 चिल्ड्रन एंड एलिमेंट्री एजुकेशन अप टू 6 ईयर, इसमें अप टू 6 ईयर की बात की गई है। 48 है वो एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री की बात करता है। 48A जिसे 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था, यह इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ की बात करता है। 49 है वो प्रोटेक्शन ऑफ मोनूमेंट्स की बात करता है। जो आर्टिकल 50 है वो जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच शक्तियों के विभाजन की बात करता है। और 51 है वो इंटरनेशनल पीस, कोऑपरेशन एंड सिक्योरिटी की बात करता है, जो कि आंसर है। डीपीएसपी के बारे में बात होगी। अब है जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज है उसको देख लेते हैं। भारत में कितने? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। इसमें से जो 10 फंडामेंटल ड्यूटीज है उनको 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था, जो स्वर्ण सिंह समिति की रिकमेंडेशन पे। और जो लास्ट 11वां है वह जोड़ा गया था आपका 86वां संविधान संशोधन हुआ था उसके माध्यम से। अब 11 फंडामेंटल ड्यूटीज को हम थोड़ा देख लेते हैं। पहला है संविधान का पालन करें, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करें। दूसरा है स्वतंत्रता संग्राम के जो आदर्श रहे हैं उनका सम्मान करें। तीसरा है भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करें। चौथा है देश की रक्षा करें और बुलाए जाने पर राष्ट्रीय सेवाएं प्रदान करें। पांचवा है आम भाईचारे की भावना उत्पन्न करना लोगों के बीच में। छठा है मिश्रित संस्कृति का संरक्षण करें। सातवां है प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण करें। आठवां वैज्ञानिक सोच विकसित करें। नौवां है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें। 10वां है उत्कृष्टता के लिए प्रयास करें। और लास्ट में है सभी माता पिता या अभिभावक का कर्तव्य है कि वे 6 से 14 वर्ष की आयु के अपने बच्चों को स्कूल भेजें। ये बात करता है 6 से 14 वर्ष की। और जो डीपीएसपी बात करता है अप टू 6 ईयर। जो 9वीं अनुसूची है उसको पहले संविधान संशोधन के माध्यम से लाया गया था। और लाने का कारण क्या था? इसको लाने से पहले एक शंकरी प्रसाद केस आया था जिसमें कहा गया था कि संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को चुनौती दी जा सकती है यदि वे संविधान के गारंटीकृत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। यदि संसद कोई कानून बनाती है और वह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो उसे चुनौती दी जा सकती है। तो जवाहरलाल नेहरू थे वो चेंजेस लाना चाहते थे जिसमें जो मौलिक अधिकार है उनका उल्लंघन हो रहा था। जैसे कि वो संपत्ति से संबंधित कोई कानून बनाना चाह रहे थे। वहां पर जो ये शंकरी प्रसाद मामला था वो बीच में आ रहा था। तो पहला संविधान संशोधन लाए और 9वीं अनुसूची बना दी और बोल दिया कि इस अनुसूची के अंदर कोई भी विषय होगा उस विषय पर न्यायपालिका का कोई अधिकार नहीं होगा। इसमें बोला कि 9वीं अनुसूची भारतीय संविधान में एक विशेष प्रावधान है जो विधायिका को संविधान संशोधन के माध्यम से कुछ कानूनों को न्यायिक समीक्षा से छूट प्रदान करने की अनुमति देता है। लेकिन 2007 के अंदर आई आर कोहेलो मामला था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया 1973 के बाद जो भी चीज़ें 9th शेड्यूल में जोड़ी गई है उनको न्यायिक चुनौती दी जा सकती है, यानी कि उन पर न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। अब हम चलते हैं हमारे प्रश्न पर। तो इसका आंसर होता है बी। देखते हैं अगला प्रश्न। 56 क्वेश्चन है एकीकृत जल संभर विकास कार्यक्रम। यह जो एकीकृत जल संभर विकास कार्यक्रम है यह गवर्नमेंट का कोई प्रोग्राम होगा। तो गवर्नमेंट कोई प्रोग्राम लाएगी, कुछ अच्छे चेंजेस के लिए लेके आएगी। तो ये कैसा हुआ? पॉजिटिव हुआ। तो इस पॉजिटिव प्रोग्राम के जो पॉजिटिव एस्पेक्ट होंगे वो संभवतः सही होंगे। तो पहला पॉइंट है मृदा के बह जाने की रोकथाम, पॉजिटिव है क्योंकि इससे अपरदन कम होगा। देश की 12मासी नदियों को मौसमी नदियों से जोड़ना, इसको एक बार छोड़ दीजिए। तीसरा है वर्षा जल संग्रहण तथा भूमि जल स्तर का पुनर्भरण, पॉजिटिव चीज़। चौथा है प्राकृतिक वनस्पति का पुनर्जनन, पॉजिटिव चीज़। तो यहाँ पर
पहला सही है, तीसरा सही है, चौथा सही है। अब जो दूसरा है वह क्या बात कर रहा है, देश की 12 नदियों को मौसमी नदियों से जोड़ने की बात करता है। जो एकीकृत जल संभर विकास कार्यक्रम है, यह जो रेनफेड एरिया होता है, जो वर्षा सिंचित क्षेत्र होता है, उसके पुनर्भरण की बात करता है, उसको संरक्षण की बात करता है। लेकिन यहाँ पर जो देश की 12 नदियों को मौसमी नदियों से जोड़ने की बात है, ये किसी भी प्रकार से जो जल संभर क्षेत्र है उससे संबंधित नहीं है। तो दूसरा हो जाता है कैंसल, तो आंसर हो जाता है आपका सी। अब हम एकीकृत जल संभर विकास कार्यक्रम है उसको थोड़ा देख लेते हैं। एकीकृत जल संभर विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी 2009-10 के अंदर। कौन से मंत्रालय के तहत? ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत। और यह दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट जल संभर विकास कार्यक्रम है। जो फर्स्ट है वो चाइना के अंदर है। जो दूसरा सबसे बड़ा जल संभर विकास कार्यक्रम है वह एकीकृत जल, वह यही है। इसका उद्देश्य क्या है? मिट्टी, वनस्पति आवरण, जल जैसे खराब हो रहे प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और विकास करके पारिस्थितिकी संतुलन को बहाल करना। इसमें क्या होगा? मृदा अपरदन कम होगी, वनस्पति पुनर्जनन होगा, वर्षा जल संचयन होगा और भूजल का पुनर्भरण होगा। यही हमारे ऑप्शन में थे। और इस कार्यक्रम के तहत जो धन आवंटित किया जाता है उसमें से जो 90% पैसा है वो कौन देता है? केंद्र देता है। और 10% पैसा अपने स्टेट को खुद लगाना पड़ता है। इसका टारगेट क्या है? इसका टारगेट है 2027 तक 55 मिलियन हेक्टेयर वर्षा सिंचित भूमि का संरक्षण करना। ये हो गया एकीकृत जल संभर विकास कार्यक्रम के बारे में। तो यहाँ पर इसका आंसर होता है सी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से भारत में योजना से संबंधित है? योजना यानी कि प्लानिंग, कोई भी योजना बन रही है किसी प्रकार की, इनमें से ये जो 5 दिए गए कौन से योजना से संबंधित है वो हमें देखना है। तो सबसे पहला है वित्त आयोग, दूसरा है राष्ट्रीय विकास परिषद, तीसरा है ग्रामीण विकास मंत्रालय, चौथा है संघीय शहरी वित्त मंत्रालय और पांचवा है संसद। यहाँ पर पहला ऑप्शन है वित्त आयोग। वित्त आयोग का काम क्या है? सिफारिश देना, वित्त से संबंधित। वित्त आयोग 5 साल में एक और बनता है, राष्ट्रपति इसको बनाता है। इसका काम है सिफारिश देना, किससे संबंधित? वित्त से संबंधित। कोई राष्ट्रपति मांगे तो, या फिर जो आवंटन होता है वित्त का उसके बारे में भी ये क्या करता है? सिर्फ सिफारिश देता है। तो सिफारिश देने का योजना से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए जो पहला ऑप्शन हो जाता है वो गलत हो जाता है। अगर पहला गलत होता है तो आंसर आपका सीधा आ जाता है सी। तो आंसर के अकॉर्डिंग कौन है योजना से संबंधित? एक तो हो गया पांचवा ऑप्शन संसद और दूसरा हो गया राष्ट्रीय विकास परिषद। संसद तो है बिल्कुल, योजना कौन बनाती है? सारी देश की संसद ही बनाता है। जो दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रीय विकास परिषद, यह योजना आयोग से संबंधित था। और ये योजना आयोग के तहत जो प्लानिंग बनती, योजनाएं बनती थी, उनको फीडबैक देने का काम करता था ये। इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? पीएम होते हैं। और इसको 1952 में बनाया गया था। और इसमें जो सीएम हो गए, कैबिनेट मिनिस्टर वगैरह इसके सदस्य होते हैं। योजना आयोग को तो खत्म कर दिया गया, लेकिन ये राष्ट्रीय विकास परिषद अभी भी चल रहा है। और ये दोनों तो मंत्रालय हो गए, इसके बारे में क्या ही जानोगे। पांचवा ऑप्शन है संसद। संसद का काम ही प्लानिंग बनाने का है, योजना बनाने का। यहाँ पर जो वित्त आयोग है उसके बारे में थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। वित्त आयोग, अभी कौन सा वित्त आयोग बनाए गए हैं? अभी बनाया गया 16वां वित्त आयोग, जिसके अध्यक्ष कौन है? अरविंद पानागड़िया। अनुच्छेद 280 वह वित्त आयोग की बात करता है और यह एक अर्ध न्यायिक निकाय है। इसका गठन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। 5 वर्ष या उससे पहले भी औसत अनुसार करता है। इसके जो सदस्य होते हैं वो कितने होते हैं? इसमें एक अध्यक्ष होता है और 4 सदस्य होते हैं। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। इनका कार्यकाल राष्ट्रपति के आदेश से निर्धारित होता है और ये पुनर्नियुक्ति के लिए बिल्कुल पात्र होते हैं। इनकी योग्यता व चयन विधि कौन निर्धारित करता है? वो करती है संसद। इंपॉर्टेंट याद रखना, कभी भी आ जाए कि जो वित्त आयोग है उसकी योग्यता व चयन विधि कौन निर्धारित करता है, तो हम जल्दबाजी में राष्ट्रपति कर देंगे, लेकिन इसका कौन करता है? संसद करता है ये। इसके अध्यक्ष होते हैं वो सार्वजनिक मामलों का अनुभवी व्यक्ति होता है। और जो 4 सदस्य हैं उनकी भी योग्यता निर्धारित है। कौन होते हैं? एक होता है हाईकोर्ट का न्यायाधीश या इस पद का कोई योग्य व्यक्ति। दूसरा है भारत के लेखा व वित्त मामलों का विशेष ज्ञाता। तीसरा है अर्थशास्त्र का विशेष ज्ञाता होना चाहिए। चौथा है प्रशासन व वित्तीय मामलों का व्यापक अनुभव वाला कोई व्यक्ति होना चाहिए। ये होगी वित्त आयोग के बारे में। ये सारी बातें आप याद रखना, हमने जल्दी से इसको रिवाइज कर लिया। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से मंत्रिमंडल सचिवालय के कार्य हैं? जो मंत्रिमंडल सचिवालय होता है किसके तहत होता है? पीएम के अंडर होता है। और जो मंत्रिमंडल सचिवालय है ये शक्तियां कहाँ से प्राप्त करता है? ये करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स 1961 के तहत। जो ये मंत्रिमंडल सचिवालय का जो सचिव होता है उसका जो पद होता है वह 11वां सबसे बड़ा पद होता है देश के अंदर। और इसके काम क्या होते हैं उसको हम थोड़ा देख लेते हैं। वैसे इस क्वेश्चन को भी लॉजिक से किया जा सकता था, जैसे कि पहला पॉइंट है मंत्रिमंडल बैठकों के लिए कार्यसूची तैयार करना। दूसरा है मंत्रिमंडल समितियों के लिए सचिवालय सहायता। तीसरा है मंत्रालयों को वित्तीय संसाधनों का आवंटन। वित्तीय संसाधनों के संबंधित कौन जिम्मेदार है? वित्त मंत्रालय जिम्मेदार है। और यह काम करता है मंत्रिमंडल सचिवालय प्रधानमंत्री के तहत। तो इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। तो तीसरा ऑप्शन काट देते हैं। फिर बचते हैं
1 and 2 एंड ओनली 1। तो यहाँ 1 तो ठीक हो ही जाता है। दूसरा है मंत्रिमंडल समितियों के लिए सचिवालय सहायता। अब सचिवालय सहायता, यहाँ पर सचिवालय नाम है, मंत्रिमंडल सचिवालय है, तो इसका काम क्या हो गया? जो मंत्रिमंडल समितियों के लिए सचिवालय सहायता देना, यानी कि जो मंत्रिमंडल की समितियाँ होती हैं उनके जो सचिवालय होते हैं उनके मध्य आपस में समन्वय स्थापित करना, उनको सहायता करना। तो आंसर हो जाता है इसका 1 and 2। और जो तीसरा पॉइंट है मंत्रालयों को वित्तीय संसाधनों का आवंटन या आवंटन, ये कौन करता है? और ये काम कौन करता है? ये काम करता है वित्त मंत्रालय का व्यय विभाग। जो व्यय विभाग है वित्त मंत्रालय के तहत, वह मंत्रालयों को वित्तीय संसाधनों के आवंटन का काम सौंपता है, इसको यह काम दिया गया है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाता है सी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संवैधानिक सरकार वह है, यहाँ पर 2 पॉइंट दिए गए हैं, इनमें से कौन से संवैधानिक सरकार के बारे में बात करते हैं उसको हमें देखना है। संवैधानिक सरकार का साधारण सा मतलब क्या होता है? संविधान की सरकार। और संविधान का काम क्या है? संविधान का काम है शक्तियां निर्धारित करना। किन की? राज्य की। राज्य में कौन आ जाते हैं? कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। इनके ऊपर प्रतिबंध लगाता है कि आप यहीं तक ही काम कर सकते हो या फिर यहीं तक ही आप जनता के जो मामले हैं उनमें हस्तक्षेप कर सकते हो, नागरिकों के मामले में। तो जो संवैधानिक सरकार है वो किस पर प्रतिबंध लगाता है? वो लगाता है राज्य पर, न कि नागरिकों पर। यहाँ पर ऑप्शन देखिए कि संवैधानिक सरकार वह है जो राज्य की सत्ता के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। व्यक्ति पर प्रतिबंध नहीं लगाती, यह राज्य पर प्रतिबंध लगाती है। तो पहला हो जाता है गलत। दूसरा है संवैधानिक सरकार वह है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। अभी हमने यही डिस्कस किया था, तो आंसर हो जाता है बी। यह प्रश्न हर साल आता है और बहुत ही आसान प्रश्न है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से किसी राज्य के राज्यपाल को दी गई विवेकाधीन शक्तियां हैं? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सी राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां उसके बारे में हमें देखना है। विवेकाधीन शक्तियों से मतलब हो गया कि इन कामों के लिए राज्यपाल किसी से पूछेगा नहीं, राज्यपाल अपनी मर्जी से काम कर सकता है, मुख्यमंत्री वगैरह से पूछने की जरूरत नहीं, उसको सीधा अपने अनुसार काम कर सकता है, उसे बोलते हैं विवेकाधीन शक्तियां। अब हम थोड़ा राज्यपाल की जो विवेकाधीन शक्तियां उसके बारे में देख लेते हैं। तो जो राज्यपाल है उसकी नियुक्ति होती है अनुच्छेद 155 के तहत। तो जो राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां वो 2 प्रकार की है, एक तो संवैधानिक शक्तियां और एक है संविधानेतर शक्तियां। अब हम पहले जो संविधान के अंदर उल्लेखित शक्तियां हैं विवेकाधीन शक्तियां उनको देखते हैं। यहाँ पर दी गई विवेकाधीन शक्ति जो संविधान के अंदर है, सबसे पहली है कि राष्ट्रपति के विचारार्थ किसी विधेयक को आरक्षित करना। राज्यपाल के पास कोई विधेयक आता है, वह राष्ट्रपति के लिए उसको आरक्षित कर सकता है, तो यह राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति है। इसमें वह मुख्यमंत्री आदि के लिए किसी के प्रति जवाबदेह नहीं है। और यह किसके तहत है? यह है अनुच्छेद 201 के तहत। दूसरा है राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करना, अनुच्छेद 356 के तहत। तीसरा है पड़ोसी यूटीज में बतौर प्रशासक के रूप में कार्य करना, यह भी इसकी एक विवेकाधीन शक्ति है, अनुच्छेद 239 क्लॉज 2 के तहत। चौथा है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के राज्यपाल द्वारा खनिज उत्खनन की रॉयल्टी के रूप में जो जनजाति जिला परिषद है उनको दी राशि का निर्धारण करना, यह भी राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति है। कहाँ के? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के राज्यपाल के लिए। पांचवा है राज्य के विधान परिषद का प्रशासनिक मामलों में सीएम से जानकारी प्राप्त करना, यह भी राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति है, अनुच्छेद 167 के तहत। जो संविधानेतर विवेकाधीन शक्तियां वो ये 3 है। कौन सी? एक तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना, कब? जब पूर्ण बहुमत नहीं है। जब पूर्ण बहुमत नहीं होता किसी पार्टी का, उस समय जो राज्यपाल है वो किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है अपने विवेक के आधार पर। दूसरा पॉइंट है मंत्री परिषद की बर्खास्तगी, कब? जब मंत्री परिषद विश्वास मत हासिल नहीं कर पाती है, तब जो राज्यपाल है वो मंत्री परिषद को बर्खास्त कर सकता है। तीसरी है मंत्री परिषद के अल्पमत में आने पर राज्य विधानसभा को विघटित करना। जो दूसरा पॉइंट है यह तो मंत्री परिषद की बर्खास्तगी की बात करता है, जबकि तीसरा पॉइंट है वह विधानसभा के विघटन की बात करता है, जब मंत्री परिषद जो अल्पमत में होती है तब। ये हो गई संविधानेतर राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां। अब हम चलते हैं हमारे प्रश्न पर। यहाँ प्रश्न में क्या बात की गई? पहला पॉइंट है भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन अधिरोपित करने के लिए रिपोर्ट भेजना, 356 के तहत, बिल्कुल सही बात। दूसरा पॉइंट है मंत्रियों को नियुक्त करना, यह विवेकाधीन शक्ति नहीं है। जो राज्यपाल है वह अनुच्छेद 164 के तहत क्या कर सकता है? मंत्रियों को नियुक्त करता है, लेकिन मुख्यमंत्री के कहने के आधार पर। मुख्यमंत्री जो बोलता है उसको करता है, यह विवेकाधीन शक्ति नहीं है। तो दूसरा हो जाता है कैंसर। दूसरा कैंसर होता है तो आंसर आपका आ जाता है बी। यानी कि जो तीसरा पॉइंट है वह भी क्या है? विवेकाधीन शक्ति। क्या है? राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कतिपय विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करना, अनुच्छेद 201 के तहत। चौथा पॉइंट है राज्य सरकार के कार्य संचालन के लिए नियम बनाना। यह नियम जो राज्यपाल है वह अनुच्छेद 166 के तहत बनाता है, लेकिन यह राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति नहीं है। तो आंसर हो जाता है बी। चलते हैं अगले प्रश्न पर।
अगला प्रश्न है वह इकोनॉमी का एकदम आसान प्रश्न है। प्रश्न क्या है कि किसी अर्थव्यवस्था में यदि ब्याज दर को घटाया जाता है तो वह इनमें से 4 घटनाओं में से कौन सी घटना घटित होगी, वह हमें देखना है। ब्याज दर को क्या किया जाता है, घटाया जाता है, कम किया जाता है। अगर ब्याज दर कम किया जाएगा तो उधार क्या लेंगे, लोग ज़्यादा लेंगे बैंक से, क्योंकि ब्याज है वो कम हो गया है। तो उधार लेंगे तो मनी सप्लाई बढ़ेगी, पहली बात तो मार्केट के अंदर। दूसरा क्या होगा, जो निवेशक हैं वो निवेश कर पाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ब्याज दर क्या है, कम है, उनको प्रॉफिट ज़्यादा होगा। तो जो पहला ऑप्शन है अर्थव्यवस्था में उपभोग व्यय घटाएगा, घटाएगा नहीं बढ़ाएगा, क्योंकि मनी सप्लाई बढ़ रही है। दूसरा पॉइंट है सरकार के कर संग्रह को बढ़ाएगा। तो जो कर संग्रह है उसका ब्याज दर से सीधा लेना देना नहीं है। कर संग्रह कब बढ़ेगा, जब सरकार कर की दरों में परिवर्तन करती है। तीसरा पॉइंट है अर्थव्यवस्था में निवेश व्यय को बढ़ाएगा। अभी हमने देखा था निवेश व्यय को क्यों बढ़ाएगा, क्योंकि ब्याज दर कम हो गई है, निवेशक उधार लेंगे पैसे और क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। तो तीसरा इसका आंसर है। चौथा पॉइंट है अर्थव्यवस्था में कुल बचत को बढ़ाएगा। यदि ब्याज दर कम हो जाएगी तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसे खर्च करेंगे, इसलिए यह पॉइंट हो जाता है गलत। आंसर आ जाता है आपका सी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट है राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधा पूर्वक किए जाने के लिए और मंत्रियों में उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। और दूसरा पॉइंट है भारत सरकार की समस्त कार्यपालक कार्यवाही प्रधानमंत्री के नाम से हुई कही जाएगी। यहाँ पर जो दूसरा पॉइंट है इसमें लिखा गया है प्रधानमंत्री, ये पॉइंट है गलत। राष्ट्रपति के नाम से होते हैं कार्यपालक, जो भी कार्रवाई होती है, ये हो जाता है गलत। पहला ऑप्शन एकदम सही है। और अनुच्छेद कौन सा बात करता है, ये अनुच्छेद 77 है, वह यह बात करता है। जो 77 क्लॉज 1 है वह बात करता है पहले पॉइंट की, और 77 क्लॉज 2 है वो बात करता है दूसरे पॉइंट की, यानी कि भारत सरकार की समस्त कार्यपालक कार्रवाइयाँ राष्ट्रपति के नाम से की हुई कही जाएगी। इसलिए आंसर हो जाता है इसका ए। के डिस्कशन में इतना ही। जो बचे हुए प्रश्न उनको अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।